हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी के साथ हूं। अब रेलवे दूर नहीं, एएलपी और ग्रुप डी के लिए स्पेशल जनरल साइंस की लाइव क्लासेस लेकर। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हम लोग फिजिक्स को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे चैप्टर्स, छोटे छोटे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनसे ज्यादातर क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले बताइए कि क्या आवाज वगैरह सब कुछ अच्छी आ रही है। गुड मॉर्निंग सभी लोगों का, वेलकम। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं, जो पहली बार क्लास देख रहे हैं हमारे चैनल पर, उन सभी का भी तहे दिल से धन्यवाद, और जो डेली आ रहे हैं उनका भी बहुत ज्यादा वेलकम। तो अब बताइए कि सब कुछ ओके है ना, क्योंकि कोई है नहीं, अकेले ने स्टार्ट करनी पड़ी है ये, तो पता नहीं चलेगा कि आवाज आ रही है नहीं आ रही। जिसको इमेज दिखाई नहीं दे रही वो रिफ्रेश कर लीजिए, वो क्या कर लीजिए, रिफ्रेश कर लीजिए, इमेज आ जाएगी। शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। वॉइस नहीं है, ओके, शाबाश, सब कुछ आ रहा है। जिसको क्लियर नहीं है वॉइस या इमेज पिक्चर दिखाई नहीं दे रही, वो एक काम कीजिए, पीछे जाकर दोबारा आइए, रिफ्रेश कर लीजिए। सामने क्वेश्चन है, गाड़ी व बाइक में शॉक एब्जॉर्वर्स, मतलब शॉकर्स कहते हैं जिन्हें आप हिंदी में शॉकर्स कहते हैं ना, गाड़ी और बाइक में जो शॉकर्स लगे होते हैं, क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं या क्यों लगाए जाते हैं। Why shock observers are provided in car and bikes? फटाफट से आप बताएंगे इसका आंसर। ओके, थैंक यू। सब लोग कह रहे हैं कि सर सब कुछ ओके है, शाबाश, थैंक यू। सारा सिलेबस होगा, सिलेबस की टेंशन मत लिया करो। अभी पूछूंगा आप खुद से कितना कर रहे हो, तो आप कहोगे सर हमने तो कुछ नहीं किया, फिर टेंशन होगी। ठीक नहीं हूं, गले में बहुत ज्यादा दर्द है, लेकिन क्लास तो करनी ही पड़ेगी। आप आगे इसका बताइए, शॉक एब्जॉर्वर्स क्यों लगाए जाते हैं बाइक में। वेरी गुड, शाबाश, बहुत लोग सही आंसर दे रहे हैं, बहुत लोग गलत भी दे रहे हैं। एक कह रहे हैं सर जल्दी जल्दी पढ़ाओ, मास्टर मर जाए, उसका गला निकल के बाहर आ जाए, कुछ भी हो जाए इस दुनिया में, लेकिन जल्दी जल्दी। ठीक है दोस्तों, गाड़ी व बाइक में शॉक एब्जॉर्वर्स इसलिए लगाए जाते हैं, जैसे कि कल भी वही वाली केस, सेम टू सेम, कि जो कैच लेके पीछे की तरफ हाथ लेके जाता है, या जब कोई भी जो मतलब लॉन्ग जंपर होता है उसको गद्दे या मिट्टी बिछाई जाती है, सेम टू सेम है, कि जिससे जो टाइम है, जो मोमेंटम को जीरो होने का जो टाइम है वो ज्यादा हो जाए। अगर शॉक एब्जॉर्बर्स होंगे, मान लो कि कोई खड्डा आ गया और उस पर गाड़ी टकराई, तो जो उसकी वेलोसिटी होगी वो बहुत जल्दी जीरो हो जाएगी या बहुत जल्दी कम हो जाएगी, जिससे बहुत अधिक फोर्स उत्पन्न होगा, बहुत ज्यादा बल उत्पन्न होगा, जिससे क्या होगा कि जो बाइक वगैरह पे पीछे बैठा होगा वो उछल जाएगा, क्योंकि उसने तो कुछ पकड़ नहीं रखा होगा इतने अच्छे से, या चोट लगेगी। लेकिन शॉक एब्जॉर्बर या ये जो कार एंड बाइक में शॉकर्स लगाए जाते हैं, इनकी वजह से टाइम बढ़ जाता है, जिससे फोर्स या बल जो होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। अगर बल कम हो जाता है तो हमें ज्यादा चोट नहीं लग पाती, और ये कौन से में होता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जो लोग अभी जुड़े हैं, अगर मन करे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग मोशन को ही आगे बढ़ाते हुए आज प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे। उससे पहले एक कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात कर लेते हैं। कंजर्वेशन
ऑफ लीनियर मोमेंटम। कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे, कल कुछ बच्चों ने क्वेश्चन भेजे थे, उन्हीं को डिस्कस करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, या ये कहें संवेग का कंजर्वेशन, इसको हिंदी में कहते हैं संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण, कंजर्वेशन। संवेग संरक्षण कहने का मतलब है कि जैसे मान लो एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं रॉकेट का। रॉकेट, तो देखो रॉकेट छूटने से पहले समझते हैं, रॉकेट के छूटने से पहले समझते हैं और रॉकेट के छूटने के बाद। तो देखो इसका क्या होगा कि रॉकेट जब छूटने से पहले, जब ये खड़ा हुआ है अपने छूटने के लिए तैयार है, तो इसका मास क्या होगा m, और इसकी वेलोसिटी क्या होगी, रुका हुआ है तो वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा पहले वाला जीरो। लेकिन जब ये चलेगा, जब ये क्या करेगा ऊपर की तरफ, इसमें जो गैस भरी होंगी वो नीचे की तरफ आएंगी और ये क्या होगा ऊपर की तरफ। तो जैसे जैसे इसमें से गैस कम होती रहेंगी, जैसे जैसे गैस कम होती रहेंगी, गैस कम क्यों होंगी, क्योंकि गैस जलती रहेंगी, और गैस जलती रहेंगी इसका मास सेम है, और नीचे जितना, क्योंकि यहां पे कौन सा फोर्स लगेगा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो तीसरा नियम था, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि हर एक क्रिया के लिए विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में उतनी ही प्रतिक्रिया होती है। तो गैस नीचे की तरफ जाएंगी और इसको किस तरफ धकेलेंगी, ऊपर की तरफ। गैस जो होंगी गर्म गैस वो नीचे की तरफ जाएंगी जलने के बाद, और रॉकेट को किसकी तरफ धकेलेंगी, ऊपर की तरफ। तो थर्ड लॉ का काम यहीं पे खत्म हो जाता है कि गैस नीचे और रॉकेट ऊपर की तरफ धकेलेंगी। लेकिन बाकी जो रॉकेट बाहर की तरफ जाता है वो पूरा होता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे काम करता है। रॉकेट प्रपोल्जन, जो मतलब रॉकेट बाहर जाता है अर्थ के, वो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे काम करता है, संवेग संरक्षण पे, क्योंकि गैस कम होती रहेंगी, उसका मास बराबर रहेगा और वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, और इतनी ज्यादा वेलोसिटी हो जाएगी कि वो धरती के गुरुत्वाकर्षण एस्केप वेलोसिटी से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से धरती के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र या ग्रेविटेशनल जो उसका फील्ड होता है उससे बाहर निकल जाएगा। तो याद रखिएगा कि जो रॉकेट प्रपोल्जन होता है या जो रॉकेट काम करता है वो किस पे काम करता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसका कहना होता है कि टोटल मोमेंटम, जो टोटल संवेग होता है, कुल संवेग, टोटल मोमेंटम या कुल संवेग, पहले का और बाद का दोनों मिला के क्या होता है, जीरो होता है। सिंपल सा है टोटल मोमेंटम का कि जो पहले का मोमेंटम है और जो बाद का मोमेंटम है या तो वो इक्वल है या दोनों का सम करेंगे तो वो क्या है, जीरो। तो पहले का मोमेंटम और बाद का मोमेंटम दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। किसमें, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में। और रॉकेट इसी पे काम करता है। इसी तरह सेकंड आज का जो टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रक्षेप्य गति। प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रक्षेप्य गति लीनियर मोमेंटम में। और अगर आप देखोगे तो और दो तीन एग्जांपल ले सकते हो। जैसे मान लो कि एक खिलाड़ी है, यहां पे एक खिलाड़ी है ए नाम का, यहां पे एक खिलाड़ी है बी नाम का, यहां पे समझिएगा, ठीक है। ये हॉकी खेल रहे हैं, ये क्या खेल रहे हैं, हॉकी। ये है बॉल, इसके हाथ में मान लो हॉकी है। अब ये दोनों खेलने शुरू किए और हॉकी की तरफ एक दूसरे की तरफ बढ़े और एक दूसरे से क्या हो गए, कोलाइड कर गए या क्या कर गए, टकरा गए। क्या हो गया, एक दूसरे से कोलाइड कर गए या टकरा गए। तो इन दोनों में भी क्या होगा, एक दूसरे की जो वेलोसिटी होगी या एक दूसरे का जो कंजर्वे मतलब मोमेंटम होगा, एक दूसरे का जो संवेग होगा वो क्या हो जाएगा, संरक्षित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संरक्षित। इसको कुछ
न्यूमेरिकल वगैरह काफी ज्यादा टफ हो जाएगा, काफी डीप हो जाएगा, उतना ज्यादा हमें मतलब नहीं है। सिर्फ ये समझिएगा कि जब दो खिलाड़ी भी आपस में खेलते हुए टकरा जाते हैं या दो कार वगैरह का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें भी जो संवेग होता है वो संरक्षित होता है। क्या होता है? संवेग संरक्षित होता है या मोमेंटम कंजर्व रहता है। इसी तरह अगर बुलेट फायर होती है, जो बंदूक से गोली छूटती है, बंदूक से जो बुलेट फायर होती है, गोली छूटती है, उसमें भी मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व रहता है, संवेग संरक्षित रहता है। आगे जाने वाली जो गोली है वो थोड़ा सा झटका पीछे की तरफ देती है और उसमें भी संवेग क्या रहता है? मोमेंटम कंजर्व रहता है। 3-4 एग्जांपल हो गए, एक रॉकेट वाला, एक बुलेट वाला और ये खिलाड़ियों को टकराने वाला। इन तीनों चारों एग्जांपल को अच्छे से दिमाग में रख लीजिएगा, ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे काम करते हैं। चलिए यहां पे एक चीज बताइए कि मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इन रेस्ट, अगर कोई बॉडी विराम अवस्था में है, विरामावस्था में है तो संवेग क्या होगा? तो संवेग क्या होगा? ए 0, बी मैक्सिमम बहुलतम, सी न्यूनतम मिनिमम, डी नन ऑफ दीज। क्या कहा गया है? सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, विराम अवस्था में है तो संवेग क्या होगा? शाबाश शाबाश, लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जीरो, शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। जीरो क्या होता है? जीरो, क्योंकि आपको पता है कि संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, और यहां पे अगर कोई चीज रुकी हुई है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो। अगर मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी चीज में जीरो की तो आंसर भी क्या आएगा आपका? जीरो। तो मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इन रेस्ट क्या हो जाएगा? जीरो। ये साधारण साधारण सी चीजें पूछी जाती हैं, कोई टफ चीज नहीं पूछी जाती। कल देखता हूं मौका लग गया तो आप लोगों का सरप्राइज टेस्ट हो जाएगा। इसी टाइम रिकॉर्डेड वीडियो, क्वेश्चन टाइप वगैरह हो गए सही से, तो उसी टाइम क्या हो जाएगा आपका? टेस्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रक्षेप्य गति। प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रक्षेप्य गति, प्रक्षेप्य गति। देखो सिंपल सी बात है, जब भी आप किसी चीज को इस तरह से उठा के फेंकते हैं तो जो चीजें ऐसे गिरती हैं, इस तरह से गिरती हैं। पहले थोड़ा सा आप एंगल देते हो तो ऊपर जाती हैं, फिर एक मैक्सिमम हाइट, एक बहुत अधिक ऊंचाई तक पहुंच के दोबारा से ग्रेविटेशन की वजह से नीचे गिरती हैं, नीचे गिरती हैं। आप जहां खड़े होते हो वहां से चीजें गिर रही हैं, ये जो होती है इतना डिस्टेंस जो होता है इसे कहते हैं रेंज। क्या कहते हैं? रेंज। इसका मैं एक सही सा डायग्राम बता देता हूं, फिर आपको इसे समझाता हूं, ठीक है? इसमें भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिंपल सिंपल। जैसे मान लो आप इस जगह खड़े हो ओ पॉइंट पे, ओके, समझिएगा ये एक्सिस होता है एक्स और वाई,
आपने क्या किया, इस ग्राउंड लेवल से कुछ एंगल बना के आपने कोई चीज फेंकी, कुछ एंगल बना के आपने कोई चीज फेंकी। जब आपने कोई चीज फेंकी तो उसमें आपने शुरुआत में कुछ वेग दिया होगा, शुरुआत में उसमें आपने कुछ वेलोसिटी डाली होगी। तो मान लेते आपने कौन सी जो शुरुआत का वेग था वो कितना था, u, ठीक है। और आपने एंगल जो बनाया था, मतलब ग्राउंड के साथ आपके जो हाथ का एंगल था जिस पे आपने चीजों को फेंका, वो कितना था, थीटा। तो चीजें क्या होंगी कि गई ऐसे और फिर यहां तक पहुंची और फिर गिरना स्टार्ट किया। समझ रहे हो, आपने फेंकी इस तरह से, लेकिन चीजें क्या हो गई, प्रोजेक्टाइल प्रक्षेप पे गति के कारण नीचे की तरफ गिरने लगी। ये जो पॉइंट है यहां पे ग्राउंड से सबसे अधिक दूरी है, सबसे अधिक दूरी है। और याद रखिएगा यहां पे उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, सबसे अधिक होगी। अब ये जो वेलोसिटी है u, इसको हमने दो उनमें भागों में तोड़ दिया। जो ये नीचे वाला है इसको तो कह देंगे u cos थीटा। देखो याद रखिएगा, जो हॉरिजॉन्टल x वाला होता है, क्षैतिज वाला जो होता है, क्षैतिज, इसे कह देते हैं cos थीटा। और जो ऊपर वाला होगा वर्टिकल, ऊर्ध्वाकार, वर्टिकल दिशा में, पहले मतलब इसको बना लेने दो, सारा समझा दूंगा। ये हो जाएगा v cos थीटा। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा रेंज, जिसे किससे दिखाएंगे, r से। हिंदी में से बोलते हैं परास, हिंदी में क्या बोलते हैं, परास। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, परास और रेंज। और ये दो इसके कंपोनेंट पता चल गए। एक कंपोनेंट क्षैतिज दिशा में हॉरिजॉन्टल u cos थीटा, और एक वर्टिकल दिशा में ऊर्ध्वाकार u sin थीटा, u cos थीटा। और ये क्या हो गया, ऊर्ध्वाकार दिशा में u sin थीटा, इसे भी cos थीटा नहीं लिखे, u sin थीटा। यहां तक कोई दिक्कत। ये जो पॉइंट है ये सबसे ज्यादा हाइट है, ये क्या हो गई, h मैक्स या सबसे ज्यादा ऊंचाई। अब इसमें दो तीन चीजें निकालनी होती है हमें कि ये एंगल के हिसाब से सबसे ज्यादा रेंज कब होगी, सबसे ज्यादा ऊंचाई कब होगी, और मैक्सिमम वेलोसिटी या सबसे अधिक वेग कितना होगा। ये दो तीन चीजें निकालनी होती हैं, तो उन्हीं को एक एक करके आप कर लीजिए। या यहां से यहां तक पहुंचने में, यहां से यहां तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगता है, जिसे बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट हिंदी में कहते हैं इसे उड़यन काल, कि कितनी देर तक चीजें उड़ रही हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसे, उड़यन काल। अब इसका एक एक चीजें करके बता रहा हूं कैसे कैसे निकलती हैं। नंबर 1 डाल दीजिए, मैक्सिमम हाइट, महत्तम ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट, सबसे अधिक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला। इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे अभी, महत्तम ऊंचाई फॉर्मूला लिख लो, इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा सब्र रखिएगा। ये होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये फॉर्मूला याद करना होगा कि सबसे अधिक ऊंचाई ग्राउंड से किस पॉइंट पे होगी। तो वो कैसे निकालेंगे, u स्क्वायर जो वेलोसिटी आपने दी है, साइन स्क्वायर थीटा, ये जो एंगल होगा, ये जो कोण होगा, इसका स्क्वायर साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2g। g मतलब ग्रेविटेशन की वैल्यू, ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण, मतलब त्वरण, गुरुत्वाकर्षण त्वरण की वैल्यू। दूसरी चीज रेंज, रेंज कितनी होगी, जिसे क्या कहते हैं, परास। रेंज निकालने का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g।
इसमें यहां पे साइन स्क्वायर थीटा, यहां पे क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। रेंज मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया। एक क्वेश्चन लेंगे और उससे तीनों फॉर्मूले लगा के समझ जाएंगे। इसमें क्वेश्चन या तो डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछ लेगा या आपसे पूछेगा कि आपको एक क्वेश्चन दे देगा और उसमें टाइम वगैरह सारी की सारी चीजें पूछ लेगा। तीसरा उड़यन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़यन काल कि कितनी देर हवा में रही। उड़यन काल स्टार्टिंग जब आपने की और उसके बाद में जब गिरी तो कितनी देर हवा में रही। 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी। तीन फॉर्मूले होते हैं। ये बताता है ग्राउंड से अधिकतम ऊंचाई कितनी ली, रेंज बताती है कितनी दूरी पे जाके चीज गिरी। तीसरा कि यहां से यहां तक गिरने में उसको हवा में समय कितना लगा। टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, रेंज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा अपॉन जी। एक चीज समझ लीजिए अच्छे से, याद करना पड़ेगा। ये कोई कहे हमें याद नहीं हो रहा, हमें समझ में नहीं आ रहा, तो 2 मिनट रुकना है, क्वेश्चन लेंगे और सबको समझते हुए चलेंगे। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लीजिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसको 30 डिग्री का एंगल बना के, थीटा कितना लिया 30 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल बना के फेंका। इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो थी 5 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 5 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे पूछ लिया हाइट भी निकालो, रेंज भी निकालो और टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़यन काल, परास और महत्तम ऊंचाई, तीनों की तीनों चीजें निकालो। आपको एंगल दिया है 30 डिग्री और इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। एक क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूं, उसके बाद में नेक्स्ट आप कीजिएगा। तो देखो ऊंचाई निकालने का सबसे पहले फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो u की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 5 का स्क्वायर साइन स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 30, ठीक है, साइन 30 हो गया। नीचे 2 इंटू आप इसकी वैल्यू को कितना ले लो 10, g की वैल्यू को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेना। एक्चुअल में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, हमने सपोज कर लिया 10 क्योंकि थोड़ी सी राउंड ऑफ वाली वैल्यू ले ली तो हमें काटने में आसानी होगी। इसे सॉल्व करो और बताओ सेकंड, अगर रेंज निकालनी है इसकी तो ये वाला फॉर्मूला आएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा मतलब 2 इंटू 30 डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू कितनी ली है 10। तीसरा अगर टाइम ऑफ फ्लाइट पूछेगा, उड़यन काल क्या पूछेगा टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये हो जाएगा 2u माने 5 साइन 30 बटे जी मतलब 10। फटाफट से निकालो सर, प्लीज पानी दे देंगे। बेटा इस क्वेश्चन को निकालो। हम लोग 24 फेब मींस कल 24 तारीख 24 फरवरी में शनिवार के दिन हम लोग आ रहे हैं लखनऊ चार बाग। कहां पे आ रहे हैं? लखनऊ रविंद्रालय ऑडिटोरियम है चार बाग के पास, वहां पे। तो आप सबसे विनती है कि जो भी आसपास हो आप लोग अगर पहुंचना चाहें तो हमें बहुत खुशी होगी, तो आप लोग आ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर कर दीजिए। आपको हर एक तरह की जो इंफॉर्मेशन होती है वो समय के साथ हम लोग देते रहते हैं, तो आप लोग शेयर लाइक सब्सक्राइब कर दिया कीजिएगा। जितना भी हमसे बन पड़ रहा है, मतलब जितना भी हम करने की कोशिश कर रहे हैं। एंगल का मान बेटा इसको याद कर लो, साइन थीटा के लिए, साइन के लिए 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, यही होता है ना। ये हो जाएगा तुम्हारा 0 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री, 60 45 60
और 90। ठीक है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। तो इसमें आपको 2-3 यूज करने पड़ेंगे, एक sin 30, एक sin 60। तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और sin 60 की होती है √3/2। चलो इसको देख लेते हैं, इसका निकाल के फॉर्मूला सारे सही लगाएं। तो देखो 5 स्क्वायर 25, साइन स्क्वायर 30। साइन की वैल्यू कितनी है 30 की? 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर और 2 10 जा 20, तो कितना हो जाएगा ये? 25 इंटू 1/4 डिवाइडेड बाय 20। 4 से 1 कट गया, 25 है ना, 4 से 25 तो नहीं कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा? 25/4 इंटू 20, और ये ऊपर जाके तो 1 ही रहेगा। 5 पंजे 25, 5 चौक 20, तो 5/16 कह सकते हैं। 5/16 मीटर, क्योंकि हाइट किस में आएगी? मीटर में। सेकंड इसको निकालोगे, इसको बताना है करेक्ट है नहीं है। इसको निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 25, और ये कितना हो जाएगा? साइन 32 जा 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 अपॉन 10। तो ये 2 आ जाएगा नीचे, और 5 से 5 टाइम, 5 से 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 5√3/4। क्या था ये? रेंज। ये भी किस में आ जाएगा? मीटर में। लास्ट था ये वाला टाइम वाला, तो टाइम कितना है? 5 दूनी 10, 10 से 10 कट गया। साइन 30 की वैल्यू कितनी है? 1/2, और क्या आ जाएगा ये? सेकंड। इससे हो जाएगा, सही है ना ये? 2u साइन 30, तो 10 से 10 कट गया, बिल्कुल सही। बाकी को देखो, ये सही है ना? साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5√3/4 है ना बच्चा? आप लोग भी उतनी मेहनत करो जितनी हम लोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आप लोगों को भरोसा रखना होगा, सिलेबस अच्छे से हर चीज कंप्लीट हो जाएगी। फर्जी मत समझना कि ऐसे ही मुंह उठा के खड़े हो गए। बेटा बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत की है, तो आप लोग परेशान मत होना जरा भी। करेक्ट है ना सब? शाबाश। एक क्वेश्चन अब आप खुद करो, ठीक है? ये बेटा पूछ लिया जाएगा दोनों तरीके से। अब आप 2-3 बार क्वेश्चन करोगे तो फॉर्मूले भी आपको याद हो जाएंगे। जैसे 2u साइन थीटा अपॉन जी, पहले वाले में u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, बीच वाले में u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। तो इसी तरह से निकालो आप। एक क्वेश्चन खुद से करके दिखाओ। इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड, इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद एन एंगल ऑफ 45 डिग्री with the ground with a velocity of 15 meter per second, find range, रेंज से नहीं है, मैक्सिमम हाइट, सेकंड रेंज, तीसरा टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या कहा गया है हिंदी वालों के लिए? अगर एंगल 45 डिग्री दे रखा है आपको और यू दे रखा है 15 मीटर पर सेकंड, तो आपको भी 3 चीजें निकालनी है। एक निकालनी है महत्तम ऊंचाई, कितनी ऊंचाई तक चीज जाएगी, और फॉर्मूला याद करके लिखने की कोशिश करना। रेंज परास क्या होगा, और तीसरा उड़यन काल कितना होगा, उड़यन काल कितना होगा। फॉर्मूला देखना मत, एक बार देख लेना, दोबारा से कोशिश खुद से लिखने की करना।
और हाँ, एक बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट कहनी चाह रहा था, कुछ लोग जो हैं जिनको लग रहा है सिलेबस बहुत धीमा चल रहा है, तो अच्छे से नोट कर लीजिए इस बात को कि अगर आप हमारी प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां CDS1 2018 की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, उसमें साइंस पूरी कराई है मैंने, साइंस भरपूर अच्छे लेवल से साइंस को पूरा कराया है। आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, 5वीं या 6ठी वीडियो के बाद में साइंस शुरू है, फिजिक्स की भी है, केमिस्ट्री की भी है, बायोलॉजी की भी है, एनवायरमेंट की भी है, चारों की है। तो अगर किसी को जल्दी करना हो तो आप वहां से कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे मैं हर एक बच्चे का सोच के, जिनको कुछ नहीं आता उनका सोच के कराऊंगा, समझ जाइएगा ये चीज आप। शैलेश उन्हीं लोगों के लिए कह रहा हूं जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूछ रहे हैं, अंतिम बार सुन लीजिए, प्लेलिस्ट में CDS1 2018 के नाम से प्लेलिस्ट होगी, उसमें 5वीं 6ठी वीडियो के बाद में वीडियो के ऊपर ही लिखा रहता है फिजिक्स, और फिजिक्स का कौन सा टॉपिक ऐसा करके बहुत अच्छे से समझा रखा है। तो एक बार आपको वहां से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एनवायरमेंट चारों कर सकते हो। शाबाश, बताइए। गुड, वेरी गुड, शाबाश, निकालिए। थैंक यू, वेरी गुड। शाबाश। अब देखो, सबसे पहले मैक्सिमम हाइट, ठीक है, सबसे पहले मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालोगे? मैक्सिमम हाइट, महत्तम ऊंचाई की सबसे ज्यादा ऊंचाई कितनी होगी, कहां तक जाएगा ये प्रोजेक्टाइल, तो हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। u की वैल्यू कितनी ली थी आपने? 15 मीटर पर सेकेंड, तो 15 इंटू 15, और थीटा कितना था? 45 डिग्री, ओके, और 2 इंटू 10 इतना था ना, तो ये हो जाएगा, इसको इतना ही रहने दो, 0 1/2 1/√2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/√2, या कह सकते हैं 1/√2 का स्क्वायर, 2 इंटू 10, 5 से 2 बार, 5 से 3 बार, ये लगभग कितना हो जाएगा? 15 इंटू 3
और 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा। 2 कहां जाएगा? नीचे। तो 2 और 2 पहले ही थे, 1 2 और आ जाएगा। तो लगभग इतना हो जाएगा 15 × 3 = 45, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8/45 मीटर। इसको कर लीजिएगा, 8 5 × 40, 5/8 मीटर। कुछ इतना आ रहा होगा ना आपकी मैक्सिमम हाइट, 5/8। बताइए, देखो सही है, 45/8 मीटर। शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाता है, इतना ही आ रहा है, वेरी गुड। सेकंड चीज क्या पूछी है हमसे? सेकंड पूछी है कि अब हमें क्या निकालना है? रेंज। तो रेंज कितनी हो जाएगी? परास u² sin 2θ/g, u² sin 2θ/g। u कितना दे रखा है? 15। sin 2θ मतलब 2 × 45 डिवाइडेड बाय g कितना है? 10। तो काट दीजिए इसको, ये कितना हो जाएगा? 45 दूनी 90। तो sin 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। 15 × 15 1 हो गई इसकी पूरी वैल्यू, क्योंकि 45 45 2 × 90 हो जाएगा, और sin 90 1 होता है इससे। अगर आप कहोगे तो sin 90 कितना होगा? 1। और नीचे क्या आ गया? 10। 5 2 × 10, 5 3 × 15। ये कितना हो जाएगा? 15 × 3 = 45/2, या कह सकते हैं 22.5 मीटर। मतलब वो जो चीज होगी वो कितनी दूर जाके गिरेगी? 22.5 मीटर, 22.5 मीटर। बिल्कुल सही है ना? जी का मान हमने 10 लिया है। अगर वहां पे ना दिया हो तो आप इसको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से लेके भी सॉल्व कर सकते हो। ये हमें आसानी हो सॉल्व करने में, इसलिए मैंने 10 लिया है। नेक्स्ट लास्ट हमारा आ जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कि कितनी देर हवा में रहेगी, कितनी देर चीजें हवा में रहेंगी। 2u sin θ/g, टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसे उड़ैयन काल बोलते हैं। कितनी देर चीज उड़ के वहां तक पहुंचने में गिरेगी। 2u की वैल्यू 15, sin 45 और g है 10। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, sin 45 0 1/2, 1/√2। तो √2 ऊपर से किधर आ जाएगा? नीचे, क्योंकि 1/√2 है, तो √2 कहा गया नीचे। अब क्या किया? ये 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 से 2 कट गया, कितना हो गया? 3/√2। √2 नीचे रहने नहीं देते हैं, तो हो जाएगा 1.5√2 सेकेंड। इतना होगा ना? 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 45 डिग्री का एंगल बना के फेंकेंगे तो लगभग इतना टाइम लेगी ना? 3/√2 भी कह सकते हो। शाबाश। हाइट बच्चे u² sin² θ/2g इस फॉर्मूले में रख लो। 15 हाइट निकालने का। साइन कितना है हमारा? थीटा कितना था? 45। तो 45 की वैल्यू होती है 1/√2। स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, 2 × 10। जी की वैल्यू 10। 5 दूनी 10, 5 तिया 15। और जब इसका स्क्वायर करोगे तो नीचे क्या आ जाएगा? √2 कट जाएगा। √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2। तो 2 आ जाएगा नीचे। 1 की जगह क्या रह जाएगा? 1। अब कैसे रह गया ये? 15 × 45, 2 दूनी 4 दूनी 8, 45/8 मीटर। ये क्या हो जाएगी? हाइट। और ये कितना हो जाएगा? टाइम। बेटा देख लेना, मिल जाएगी, खोज लेना, प्लेलिस्ट है CDS की, परेशान मत होना। वहां से आप लोग जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं चाहें, क्योंकि यहां मैं सबका लेके चलूंगा और उन लोगों को भी विश्वास दिला रहा हूं। परेशान मत होना, तुम लोग एंड जो होगा वो बहुत बेहतरीन होगा। परेशान मत होना, बस परेशान होगे तो जो पढ़ रहे हो वो भी नहीं पढ़ोगे। स्पीडी वगैरह या जो भी किताबें आती हैं मार्केट में वो आपने ले ली होंगी। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते चलिए, मैं हर एक लेवल का क्वेश्चन करा रहा हूं। एक चीज स्टार बना के लिख लीजिए कि अगर पूछ लिया जाए कि सबसे मैक्सिमम एंगल बताइए या एक मैक्सिमम एंगल बताइए
मैक्सिमम या मिनिमम एंगल, कोई भी एक एंगल बताइए, कोण जिस पे सबसे अधिक रेंज, मैक्सिमम रेंज, अधिक रेंज प्राप्त हो, सबसे अधिक मैक्सिमम रेंज प्राप्त हो। तो याद रखिएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री वो एंगल है जिस पे अगर आप चीज को फेंकोगे तो वो सबसे ऊंची, सबसे दूर जाएगी। ऊंची की नहीं, वो क्या जाएगी, सबसे ज्यादा दूर। मतलब जैसे आपने ओलंपिक वगैरह में या गेम्स में देखा होगा कि जो भाला फेंकते हैं, जेवलिन थ्रो होते हैं या जो गोला फेंकते हैं, वो क्या करते हैं, अपना एंगल कितना रखते हैं, ये एंगल वो लोग 45 डिग्री रखते हैं, जिससे कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा दूरी तक उनका जेवलिन, भाला या उनका जो गोला होता है, शॉर्ट पुट थ्रो, वो जाकर पड़ता है। ठीक है, कितने डिग्री पे, 45 डिग्री पे, याद रखिएगा ये। वेरी गुड। एक चीज नेक्स्ट, बच्चा सब्सक्राइब करना मत भूलना। कुछ लोग कहेंगे अरे इसी के पीछे पड़े हैं, तो भैया देखो, जैसे तुम किसी चीज के पीछे पड़े रहते हो, हमें भी कुछ नहीं मिलता, यही मिलता है। इसी प्यार के पीछे हम भी पड़े रहते हैं। दुनिया में हर एक चीज को मोटिवेशन चाहिए। अगर हमें भूख नहीं लगेगी तो घर जाएंगे नहीं कमाने, समझ रहे हैं ना। अगर चिड़िया को नहीं लगेगा कि उसके बच्चे भूखे हैं तो वो कभी अपना घोंसला छोड़ के नहीं जाएगी। तो दुनिया में हर चीज को मोटिवेशन चाहिए, कुछ ना कुछ करने के लिए, और हमारा मोटिवेशन यही लाइक सब्सक्राइब होता है। तो जिनको ये बुरा लगता है कि हम बार बार सब्सक्राइब का कहते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा सॉरी, बट बच्चा हम करें क्या, क्योंकि दुनिया में क्या है, मोटिवेशन सबको चाहिए। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक मस्त क्वेश्चन है। एक बच्चे ने पूछा है सर वेग और संवेग में क्या अंतर होता है। देखो वेग, वेग माने आपकी वेलोसिटी, या ये कह लो कि आप किसी खास दिशा में, मान लो आप पूरब की दिशा में चल रहे हो और आपकी चलने की जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो 10 मीटर पर सेकंड है। मतलब 1 सेकंड में आप 10 मीटर चल लेते हो, इसको कहते हैं वेग। दूसरा होता है संवेग, जिसे हम मोमेंटम कहते हैं। ये होता है जो ये वेलोसिटी होती है, इसमें हमारे द्रव्यमान की मल्टीप्लाई हो जाती है। ये क्या हो जाती है, द्रव्यमान। इससे ये चीज पता चलती है, इससे एनर्जी वगैरह का भी सिस्टम जुड़ जाता है, जो आगे जाके आप काइनेटिक एनर्जी और जो मोमेंटम में वो बताऊंगा संबंध, वहां पे समझ पाओगे कि किसी बॉडी के अंदर कितना द्रव्यमान है अगर वो v वेलोसिटी से चल रही है। इसमें मास, द्रव्यमान इनटू वेलोसिटी आ जाती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है इन दोनों का रेशियो बताओ, संवेग का और वेग का रेशियो से आपको क्या प्राप्त होगा। तो संवेग और वेग का रेशियो काटोगे तो क्या प्राप्त होगा, द्रव्यमान। इस तरीके से तो वेग होता है कि हम किसी खास दिशा में कितने उससे चल रहे हैं, स्पीड से, कितना मीटर पर सेकंड से या कितने किलोमीटर पर आवर से। और संवेग होता है हमारे द्रव्यमान की गुणा हो जाती है। जिसका ज्यादा द्रव्यमान उतना उसका ही मोमेंटम। इसलिए ट्रक का जो मोमेंटम संवेग होता है वो एक साइकिल के मोमेंटम से ज्यादा होता है। और जो खड़ी हुई चीजें होती हैं, रुकी हुई चीजें, उनमें जीरो होता है, क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो जाती है। एक क्वेश्चन बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि आप एक कार में बैठे हुए हैं। आप किस में बैठे हुए हैं, कार में, समझ लेना। और आप एक बॉल उछालते हैं। आप क्या उछालते हो, एक बॉल उछालते हो, समझ रहे हैं। आप लोग एक बॉल उछालते हो। अब कार भी चल रही है, कार भी चल रही है, आप कार में बैठे हुए हो, आपने बॉल उछाली। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अनुसार, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अनुसार क्या होना चाहिए था कि भाई आप कहते हो कि जो वो बॉल होती है वो हमारे हाथों में आके रुकती है। समझना, जैसे गाड़ी में चल रहा हूं और मैंने एक बॉल उछाली, ये जो बॉल होगी मेरे हाथों में आके रुकेगी। जबकि गाड़ी चल रही है, बॉल कहां जाना चाहिए था, पीछे की तरफ। भाई गाड़ी तो आगे की तरफ चल रही है ना, ये कैसे रहती, अपने आप को इनर्शिया ऑफ रेस्ट में रखने की कोशिश करती, ये पीछे की तरफ खिसक जाती, गाड़ी आगे की तरफ चली जाती हमारे साथ। अब ये बताइए कि ऐसा क्यों हुआ कि जब हम गाड़ी या किसी ट्रेन में कोई सिक्का या बॉल उछालते हैं तो वो सीधा हमारे हाथों में आके गिरता है, पीछे की तरफ क्यों नहीं गिरता। आपके आंसर से पहले आप बताइए क्यों, क्यों।
यही तो मैं पूछना चाह रहा हूं, क्यों? शाबाश। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इतना ही दे रखा है साइंस का सिलेबस 10th लेवल का, और ये सब 10th लेवल का एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। बेटा वापस हाथ में तो आएगी। जितेंद्र वेलकम। बट मुझे ये बताइए कि वापस हाथ में तो आएगी, ठीक है, लेकिन पीछे क्यों नहीं जाएगी? अच्छा, वॉइस एंड इमेज रिफ्रेश कर लीजिए बच्चे, अगर वॉइस एंड इमेज में प्रॉब्लम आ रही है रिफ्रेश कर लीजिए। वाह, शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड। देखो समझिएगा इस चीज को, जब कार चल रही है, कार में आप बैठे हुए हो और आपने बॉल उछाली, तो बॉल के अंदर दो, देखो आप भी चल रहे हो, मतलब कार में बैठे हुए, तो जो कार की गति है वो किसकी, मान लो गति अगर ये 30 किलोमीटर पर आवर चल रही है, तो बॉल भी कितनी चल रही होगी? 30 किलोमीटर पर आवर। बॉल भी कितनी चल रही होगी? 30 किलोमीटर पर आवर। अब आपने ऊपर उछाला, लेकिन उसकी अभी मैंने दो चीजें बताई थी, एक तो इस दिशा में हमारी होती है cos थीटा वाली हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज दिशा में हमारी गति होती है, और एक वर्टिकल दिशा में हमारी गति होती है। दो दिशाओं में हमारी गति होती है ना। तो क्या हुआ कि अगर अंदर से तो हमें फील नहीं होगा, लेकिन कार के बाहर कोई इंसान खड़ा है तो उसको बॉल हमारे हाथों में कैसी आती दिखाई देगी? प्रोजेक्टाइल मोशन में। हमने बॉल तो उछाली है सीधी, हमने बॉल कैसी उछाली है? सीधी, लेकिन अगर बाहर कोई इंसान खड़ा होगा तो बॉल उसको हमारे हाथों में कैसी दिखाई देगी? ऐसी आती हुई कुछ, क्योंकि ये जो इसकी वेलोसिटी होती है क्षैतिज दिशा वाली, वो कितनी रही? 30 किलोमीटर प्रति आवर ही रही, और उसी की बेस पे जितनी गति कार की थी उतनी गति ही क्षैतिज दिशा में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसकी रही? इस वाले डायरेक्शन में बॉल की, क्योंकि हमने तो ऊपर किया तो ऊपर की बात तो अलग रही, ये तो वर्टिकल पे उस पे कुछ ना कुछ असर आएगा। जो हमने ऊपर उछाला वो ग्रेविटी वगैरह की वजह से उस पे असर आएगा, लेकिन इसको हमने थोड़ी ना चेंज किया है। ये तो कार के अंदर जो कार की गति है वो किसकी गति रहेगी? बॉल की गति। समझिएगा, जब आप कार में बैठे हो तो जो कार के अंदर की वेलोसिटी है वो बॉल के अंदर भी है। वेलोसिटी के दो तत्व होते हैं, एक तो ऊपर वाली डायरेक्शन में, ऊपरी दिशा में, और एक जिस दिशा में कार चल रही है उस दिशा में। तो आपने तो ऊपर उछाला है, इसमें थोड़ी ना आपने कोई चेंज किया है, तो जितनी 30 किलोमीटर पहले थी बॉल की भी उतनी रहेगी। इसी कारण से वो आपके हाथों में आकर गिर जाती है। और अगर ये हमें पता नहीं चलता, लेकिन बाहर से कोई इंसान देखेगा तो वो हमें इसी तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन में ही आती हुई दिखाई देगी। इसका सीधा सा वही है कि हमने ऊपर वाली में तो मान लो कि ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है, तो उस पे हमने अलग बात कही, गुरुत्वाकर्षण के विरोध में जा रही है, लेकिन इसमें जो चेंज हुआ वो अलग है। लेकिन हम तो इसकी बात कर रहे हैं ना, ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा सेम रही, तो अगर ये सेम है, समान है, तो वो हमारे हाथों में तो आके गिरेगी। एक क्वेश्चन आप घर से करके लाएंगे, एक सिक्के को 10 मीटर की ऊंचाई तक उछाला जाता है, ऊंचाई तक उछाला जाता है। एक सिक्के को 10 मीटर की ऊंचाई तक उछाला जाता है, तो टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट, मतलब ऊपर जाने का वे नीचे आने का टाइम, समय ज्ञात कीजिए। इसमें क्वेश्चन है, इफ अ कॉइन किसी कॉइन को 10 मीटर हाइट तक उछाला जाता है, तो टाइम ऑफ एसेंट
एंड टाइम ऑफ डिसेंट, दोनों आपको निकालने हैं। कमेंट में पोस्ट कर दीजिएगा इसका आंसर। फर्स्ट सेकंड दोनों में क्या ऊपर जाने में और ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा? केंद्र का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, केंद्र का, रेलवे केंद्र की जॉब है। लास्ट क्वेश्चन का आंसर यह होगा कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इसमें यह पूछ लेगा कि जितनी गति कार की थी उतनी ही गति इस क्षैतिज दिशा में, जिस दिशा में कार जा रही है डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उतनी ही गति किसकी है? बॉल की भी है। इस वजह से बॉल आपके हाथों में ही आके रुकेगी। इसमें क्वेश्चन यही पूछेगा, हाथों में आके रुकेगी, पीछे चली जाएगी, या ऊपर ही रह जाएगी, या इनमें से कोई नहीं। खुशखबरी बताई तो थी, एक तो एज वाली, दूसरा पैसे आपको वापस मिल जाएंगे, और तीसरा ITI हट गया। अब खुशखबरी है, बस आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया कीजिए। इसके अलावा क्या है? समान समय लगेगा, कितना लगेगा ये आपको बताना है। इसको आप कमेंट में डाल दीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो वो भी कमेंट में बता दीजिएगा। आपके कमेंट का आंसर मिलता है आपको, आप भी जानते होंगे, ठीक है। और कैसे लगी जरूर बताना। कल हम देखते हैं एक सरप्राइज टेस्ट कंडक्ट करा के, अगर हो जाता है तो। और लखनऊ, कल हम लोग 24 तारीख में लखनऊ आ रहे हैं, कृपया ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचें। और आज की चीजें जो हैं इन पे एक एक क्वेश्चन अपने आप से फिर से कर लें, उनके फॉर्मूलेज को लर्न कर लें। 3-4 क्वेश्चन करोगे तो फॉर्मूले आसान से लर्न हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट अफेयर सुबह 8 बजे, जनरल साइंस सुबह 9 बजे, मैथ्स मैजिक शाम 5 बजे, रेलवे की रीजनिंग शाम 6 बजे, मंडे टू फ्राइडे, बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो।